जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हम सभी के परिवार एसएल स्टडी में। साथियों, हमारा जो टॉपिक चल रहा है पर्यावरण अध्ययन का और पर्यावरण पेडागोजी का, यह हमारा पहला चैप्टर है। पर्यावरण अध्ययन की अवधारणा और उसकी आवश्यकता, यानी हमें जो है तो पर्यावरण की अवधारणा क्या है और हमें पर्यावरण के ज्ञान की या पर्यावरण अध्ययन की क्यों आवश्यकता है, तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। साथियों, चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें पहले पर्यावरण के अर्थ की, तो जो पर्यावरण शब्द है प्यारे साथियों, वह परि और आवरण से मिलकर बना है। ठीक है, जहाँ पे जो ये परि है, परि का अर्थ होता है चारों ओर और आवरण का मतलब होता है घेराव, यानी वह आवरण जो हमारे चारों ओर है वह क्या है, वह पर्यावरण कहलाता है। ठीक है, पर्यावरण को प्रभावित करने वाले कारक में सभी भौतिक, जैविक और सांस्कृतिक कारक आते हैं जो हमारे पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। तो पर्यावरण को प्रभावित करने में केवल भौतिक, सांस्कृतिक नहीं और जैविक भी जो है, जो मुख्य रूप से तीन कारक हैं वह पर्यावरण को प्रभावित करने में, जो भौतिक, जैविक और रासायनिक कारक हैं जो पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर हम बात करें परिभाषाओं की, तो जो हमारे सीसी पार्क महोदय हैं उन्होंने क्या कहा है कि मनुष्य एक विशेष स्थान पर समय पर जिन संपूर्ण परिस्थितियों से घिरा होता है उसे पर्यावरण कहते हैं। जैसे उन्होंने क्या कहा कि जो मनुष्य है, मनुष्य एक विशेष स्थान पर समय पर जिन संपूर्ण परिस्थितियों से, जैसे आप 11 बजे बाजार गए, बाजार के चारों तरफ आपने देखा कि दुकानें हैं, सड़कें हैं, है ना, क्या है, बहुत सारी दुकानें, तो उस और आपको 11 बजा हुआ, तो आप एक विशेष स्थान पर और एक विशेष परिस्थिति पर और एक विशेष समय पर जिन परिस्थितियों से आप घिरे होंगे वह क्या है, आपके लिए पर्यावरण है। ठीक है, हॉलैंड और डगलस महोदय क्या कहते हैं कि जीव जगत के प्राणियों के विकास, जीव जगत के प्राणियों का विकास, परिपक्वता, प्रकृति, व्यवहार तथा जीवन शैली को प्रभावित करने वाली समस्त बाहरी शक्तियों तथा घटनाओं को शामिल किया जाता। किसमें किया जाता? पर्यावरण में। तो किसने कहा है? हॉलैंड और डगलस महोदय कहते हैं कि जीव जगत में, इस जैव जगत में जितने भी प्राणी हैं, चाहे मनुष्य, जीव जंतु, पशु पक्षी, उनके परिपक्व, उनकी प्रकृति, व्यवहार तथा उनकी जीवन शैली को प्रभावित करने वाली वह समस्त बाहरी शक्तियों एवं घटनाओं को शामिल किया जाता जो उनके विकास में जो है तो सहायता प्रदान करती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें कि पर्यावरण अध्ययन की संकल्पना क्या है। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षा आवश्यक है। प्राथमिक स्तर यानी कक्षा 1 से 5 तक की जो स्तर है वहाँ पे पर्यावरण शिक्षा अति आवश्यक है। महत्व को समझे और जीवन में आत्मसात कर दें, ताकि जो बच्चे हैं, जो बालक हैं, पर्यावरण के ज्ञान की आवश्यकता को समझे, पर्यावरण का महत्व समझे और उसे अपने जीवन में आत्मसात कर सकें। ठीक है, पर्यावरण में एवं उसमें होने वाली घटनाओं को समझते हुए उसके अनुकूल एवं उपयुक्त व्यवहार करें। जो बच्चे होंगे तो पर्यावरण से संबंधित जो होने वाली प्रमुख घटनाएं हैं उनको वह समझेंगे और उनके अनुरूप वह क्या करेंगे, उपयुक्त व्यवहार करेंगे कि उनको यह जानकारी होगी कि हमें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, हमें प्रदूषण नहीं फैलाना चाहिए, हमें वृक्षों की रक्षा करनी चाहिए, है ना, हमें जो है तो पर्यावरण से संबंधित वो सारे कार्य करने चाहिए जो पर्यावरण को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, और पर्यावरण के अनुरूप व्यवहार करने की शिक्षा प्रदान करना, मुख्य रूप से जैव मंडल का अध्ययन किया जाना। तो बच्चों में हमें क्या है कि पर्यावरण से शिक्षा से अधिक ज्ञान प्रदान करना चाहिए, जिससे वह जो है तो अपने व्यवहार को, उस ज्ञान को आत्मसात कर सके, है ना। मुख्य रूप से जैव मंडल का अध्ययन किया जाता है। तो पर्यावरण में क्या किया जाता है, किसका अध्ययन? सबसे रूप से जैव मंडल का, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल का भी अध्ययन किया जाता है। ठीक है, जैव मंडल के सभी जैविक एवं अजैविक घटकों की विशेषताओं, अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। तो जैव मंडल में जो होता है तो जैव मंडल में किसका? जैविक क्रियाएं, अजैविक घटक, जैविक घटक, इन सभी विशेषताओं और इनके अंतर जो आंतरिक संबंध है उनका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगर देखें
तो पर्यावरण अध्ययन का विषय क्षेत्र, यानी पर्यावरण के अध्ययन का कौन कौन सा विषय क्षेत्र है? तो पहला क्या है? पारिस्थितिकी में, यानी पर्यावरण का अध्ययन हम इकोसिस्टम में करते हैं, यानी पारिस्थितिकी में करते हैं, जिसमें जीव तथा उसमें वातावरण से आपसी संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, पारिस्थितिकी में हम पर्यावरण के अध्ययन हम किसका अध्ययन करते हैं? पारिस्थितिकी का। और पारिस्थितिकी में किसका अध्ययन करते हैं? जिसमें हम इसके माध्यम से जीव और उसके जो वातावरण से जो आपसी संबंध है उसका अध्ययन हम करते हैं। किसके माध्यम से? पर्यावरण अध्ययन का जो प्रमुख विषय क्षेत्र है वह है पारिस्थितिकी, यानी इस विषय क्षेत्र में हम जीव और उसका जो वातावरण संबंध है उसके संबंधों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, फिर इसमें मानव सभ्यता, यानी जल, वायु, मिट्टी से होने वाले रोग सीधे मानव को कैसे प्रभावित करते हैं, इसको हम किस में पढ़ते हैं? पर्यावरण अध्ययन में। यह हमारा कौन सा विषय? पर्यावरण अध्ययन का विषय क्षेत्र है। ठीक है, वानिकी के क्षेत्र में, यानी वनों के प्रबंधन संबंधी कार्यों को वानिकी कहते हैं। वानिकी किसे कहते हैं? वनों का जो प्रबंधन कार्य होता है वह वानिकी कहलाता है। वन समाज की धरोहर है। सरकार के साथ साथ समाज के प्रत्येक व्यक्ति का यह नैतिक कर्तव्य है कि वह वनों का संरक्षण तथा संवर्धन करे। ठीक है, तो वनों का प्रबंधन, वन क्या है? वन समाज की धरोहर है। सरकार के साथ साथ समाज के प्रत्येक व्यक्ति का भी यह नैतिक एवं मानवीय कर्तव्य है कि वह वनों का संरक्षण करे, है ना, वनों का संवर्धन करे और उनके वृद्धि में योगदान प्रदान करे। ठीक है, आगे देखते हैं। जो चौथा टॉपिक है हमारा जैव प्रौद्योगिकी, यानी बायोटेक्नोलॉजी। जैव प्रौद्योगिकी की सहायता से ही पर्यावरण संरक्षण तथा पर्यावरण की गुणवत्ता को सुरक्षित रखा जा सकता है। यह हमारे पर्यावरण के प्रमुख विषय क्षेत्र हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे पर्यावरण के घटक के बारे में। तो पर्यावरण के कितने घटक होते हैं? 2 घटक होते हैं। पहला बायो कंपोनेंट्स और दूसरा अबॉटिक कंपोनेंट्स, यानी जैविक घटक और अजैविक घटक। जैविक घटक के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? उत्पादक। उत्पादक क्या होता है? इन्हें क्या कहा जाता है? स्वपोषी कहा जाता है। यह क्या होता है? स्वपोषी होते हैं। ये भोजन स्वयं बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, जैसे पेड़ पौधे। तो उत्पाद 3 प्रकार के होते हैं। पहला उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। तो जो उत्पादक होता है यह स्वपोषी होता है। यह क्या होता है? स्वपोषी होता है और अपना भोजन स्वयं बनाता है। ठीक है, और यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है, जैसे पेड़ पौधे। पेड़ पौधे क्या होते हैं? वो सूर्य से अपना पौधा स्वयं बनाते हैं, है ना, इनमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। वह केवल सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, उपभोक्ता, तो इन्हें क्या कहते हैं? परपोषी कहते हैं, यानी ये दूसरों पर निर्भर रहते हैं। ये अपना स्वयं भोजन नहीं बना सकते। जैसे सभी जीव जंतु, मनुष्य तो अपना भोजन नहीं स्वयं बना सकता, वह किसी न किसी पर निर्भर रहेगा, है ना, फसलों पर निर्भर रहेगा, फलों पर, जीवों पर। इसी प्रकार जो जीव जंतु हैं वो भी जो है तो यह परपोषी कहलाते हैं। ठीक है, अपघटक, यानी मृत जीवों एवं उत्पादों को खाकर पोषण प्राप्त करते हैं। यह पेड़ पौधे, जंतुओं और अपशिष्ट पदार्थों को सड़ा गलाकर उन्हें जटिल से सरल कार्बनिक यौगिक में बदल देते। कौन? अपघटक। अपघटक क्या होते हैं? यह मृत जीवों, है ना, मृत पेड़ पौधों को सड़ा गलाकर उन्हें जटिल, क्योंकि वह जटिल प्रक्रिया में होते हैं तो उसे सरल करके उसका भक्षण करते हैं। ये कौन होते हैं? परपोषी कहलाते हैं। ठीक है, चलिए अपघटक, है ना। आगे देखते हैं। हमने जैविक घटक को देख लिया, अब हम देखेंगे अजैविक घटक, यानी एबायोटिक कंपोनेंट्स। ठीक है, तो इसके अंतर्गत वे सभी भौतिक और रासायनिक कारक हैं जो जीवों को प्रभावित करते और उनकी वृद्धि, विकास, स्वास्थ्य आदि क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। तो अजैविक घटक के अंतर्गत वे सारे घटक, वो सारे तत्व आएंगे जो जीवों के विकास में सहायता प्रदान करते हैं और जीवों को जीवन यापन को प्रभावित करते हैं, जो उनकी वृद्धि, उनके विकास, उनके स्वास्थ्य आदि की क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। जैसे पहला क्या है? तापमान के लिए सूर्य। अगर सूर्य नहीं होगा तो पृथ्वी में जीवन असंभव है, यह पूरा संसार अंधकारमय हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं अजैविक घटक के रूप में सूर्य भी एक प्रमुख घटक है, क्योंकि यह जो है तो जीवन का आधार है। इसी के सूर्य के प्रकाश के सहायता से ही पूरी पृथ्वी में जीवन है। ठीक है, प्रकाश क्या है? प्रकाश सूर्य का मुख्य साधन है, यानी प्रकाश के माध्यम से जो है तो यह संसार का संचालन हो रहा है। ठीक है, फिर क्या है? जल,
जल एक सार्वभौमिक विलायक है, यानी जल भी जो है तो जीवों के विकास के लिए, उनकी वृद्धि के लिए, जीवन यापन के लिए जल का भी अति होना अति आवश्यक है। लेकिन जल जो है तो वर्तमान में जल प्रदूषण बहुत बड़ी समस्या हो रही है, क्योंकि प्रत्येक देश विकास के अंधेरे में इतना खोया हुआ है कि वह प्राकृतिक संसाधनों का संसाधन जो है तो उनका संरक्षण नहीं कर रहा है और उनका अधिक से अधिक दोहन किया जा रहा है। फिर क्या है, नमी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है ना, नमी का भी होना आवश्यक है। मिट्टी, अनेक खनिज तत्व पाए जाते, लोहा, तांबा, अब्रक, जस्ता, बॉक्साइड, ये सब क्या है, ये सभी खनिज पदार्थ है, ये कहाँ रहते हैं, मिट्टी में ही रहते हैं ना। गुरुत्व, तो गुरुत्वाकर्षण का भी अपना एक महत्व है। अगर गुरुत्वाकर्षण नहीं होगा तो हम हवा में ही उड़ने लगेंगे, हम कोई भी वस्तु क्या रहेगी, जड़ तो नहीं रहेगी, स्थायी नहीं रहेगी, वह यहाँ से वहाँ उड़ती रहेगी। ठीक है। वायुमंडलीय गैसें, तो वायुमंडलीय यानी ये पोषक तत्व है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, है ना, ये बाहरी जो गैसें हैं, मैग्नीज, जिंक, कोलबार्ट, कॉपर, यह सूक्ष्म गैसें हैं, ये तत्व, सॉरी गैस नहीं है, ये तत्व, नाइट्रोजन, फास्फोरस ये गैस है, और ये जो मैग्नीज, जिंक, कोबाल्ट है, यह तत्व है, यह सूक्ष्म, यह मिट्टी में रहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर बात करें हम खाद्य श्रृंखला की, तो खाद्य श्रृंखला में जो है तो ऊर्जा, खाद्य ऊर्जा का प्रवाह, यानी पहले सूर्य होता है, सूर्य से ऊर्जा कौन उत्पादक प्राप्त करते हैं, जो पेड़ पौधे हैं। फिर प्राथमिक उपभोक्ता मानव, जीव जंतु, बकरी, बकरी क्या है, एक प्राथमिक उपभोक्ता है। द्वितीयक उपभोक्ता क्या है, मनुष्य और मांसाहारी जीव जैसे शेर, है ना, कौन, और लकड़बग्घे। ये तृतीयक उपभोक्ता क्यों कौन है, अपघटक, अपघटक जो सड़े गले मांसों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता मनुष्य और शाकाहारी, और प्राथमिक उपभोक्ता बकरी और पेड़ पौधे। ठीक है, उत्पादक पेड़ पौधे हो गए। तो लिंडमैन ने 10% ऊर्जा का रूपांतरण सिद्धांत प्रतिपादित किया है। पारिस्थितिकी तंत्र का पिता ई ओडम को कहते हैं। प्रश्न में पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से किसे पारिस्थितिकी तंत्र का पिता कहा जाता है, तो ई ओडम को कहा जाता है। ठीक है, आई होप साथियों आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर में आया होगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे परिवार में नहीं जुड़े तो परिवार में जुड़िए। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।